Hello guys, welcome to Go for Wisdom. This is the story behind great wisdom और सक्सेस, जिसमें हम आपके लेकर आते कुछ महान और इंस्पिरेशनल लोगों की कहानियाँ। अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिसने भारत को अंतरिक्ष जगत में अनेकों सफलताएं दिलाई और दुनिया के सामने भारत का डंका बजा दिया। भारत के सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने सरल स्वभाव, भौतिक स्तर पर एक बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले, जिन्होंने हमेशा अपना पूरा समय दूसरों के लिए समर्पित किया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए अब्दुल कलाम देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे और कैसे उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में अनेकों महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो कौन सी ऐसी खास 5 बातें हैं जो हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको कुछ महान लोगों की विजडम स्टोरी, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सके, जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करेगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में जन्मे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से थे। इनके पिताजी जलालुद्दीन एक नाविक का काम करते थे। इनकी माता आशिमा अक्सर इनको कुरान की प्रतियां सुनाती और हमेशा अच्छाई और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। इनके शुरुआती दिनों में लगभग 8 साल की उम्र में ये अपने कजिन जलालुद्दीन के साथ न्यूज़पेपर का काम करने लगे। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में इन्होंने कहा है, इनके जीवन पर जलालुद्दीन और इनके मित्र शमशुद्दीन का काफ़ी प्रभाव रहा है। शुरुआती स्कूलिंग शॉर्ट्स हाई स्कूल से करने के बाद ये तिरुचिपल्ली चले गए, जहाँ से इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। बचपन से ही कलाम साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि रखते थे। 1955 की बात है जब ये MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते थे, परंतु इनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तो उनकी बहन जोहरा ने अपने सोने के कंगन बेचकर एडमिशन के लिए 1000 रुपये जुटाए। तो ये बाद में काफ़ी भावुक हो गए। इसका जिक्र इन्होंने अपनी जीवनी में किया है। मैं जहाँ भी अपने जीवन में पहुँच पाया हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, यह मेरे परिवार और मित्रों की सहायता के बिना असंभव था। इसीलिए दोस्तों, 100% रियलिटी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अकेले आपके लिए वो नामुमकिन है। एक सफल व्यक्ति के पीछे हज़ारों लोगों का हाथ होता है। इसीलिए शायद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कभी सफलता का श्रेय नहीं लिया। जितना उन्होंने पाया है, उससे ज़्यादा हमेशा उन्होंने दिया है। एक सफल इंसान की पहचान यही होती है दोस्तों। एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ज्वाइन किया। ये एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, परंतु इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तत्पश्चात 1960 में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टेक्निकल डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर साइंटिस्ट ज्वाइन किया और एक छोटे से एयरक्राफ्ट पर काम करके अपने करियर की शुरुआत की। 1962 में इन्होंने विक्रम साराभाई की एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट सतीश धवन के साथ एरोनॉटिकल और एक्सपेंडेबल रॉकेट पे काम करना शुरू किया। के बाद 1969 में इसरो में इनका तबादला हो गया। देखिए, भारत के लिए ये काफ़ी संघर्षपूर्ण टाइम था। देश को आज़ादी मिलने के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर, जिसमें शक्तिशाली देशों द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण, स्पेस एक्सप्लोरेशन और वेपन्स पर रोक लगाना। भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी उस समय पे कुछ भी नहीं थी। अब्दुल कलाम और देश के अन्य बुद्धिजीवी लोगों को यह पता था कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। जिसके बाद इसरो में उन्होंने इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, जिसमें कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, लॉन्च किया। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सारे एक्सपेंडेबल रॉकेट पे काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट से भी इनको अनुमति मिलने लगी, जिसके लिए वो नासा में भी कुछ दिन निरीक्षण करने के लिए गए। कलाम ने भारतीय सरकार को मिसाइल्स और सैटेलाइट्स और अन्य प्रोजेक्ट्स की महत्वता समझाई और देश की प्रगति में इसकी आवश्यकता को बताया। जिसके बाद सरकार ने इनको एक उच्च मिसाइल प्रोग्राम में काम करने के लिए बोला। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को इन्होंने इसके बाद अंजाम दिया और इस दौरान इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म और असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन मिसाइल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल आदि ऐसी मिसाइलों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद 1992 से 1999 तक ये चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र रहे, जिसमें इन्होंने पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण में इनकी मुख्य भूमिका रही।
10 जुलाई 2002 को एनडीए नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस ने इनको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें ये बहुत अच्छे मतों से विजयी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने देश के लिए डिफेंस, स्पेस, सैटेलाइट और अनेक टेक्नोलॉजी पर इन्होंने बढ़ावा दिया। 2007 में पॉलिटिकल करियर के बाद पूर्ण रूप से समाज सेवा और टीचिंग्स में इन्होंने अपना समय देने लगे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंग्रेडिएंट माइंड, गाइडिंग सोल, मिशन ऑफ इंडिया जैसे बहुत सारी इन्होंने प्रभावशाली किताबें लिखी। अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस प्रोफेसर और बहुत सारी अन्य यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने लगे। 2012 में इन्होंने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के युवाओं को इसके प्रति जागरूक किया। 27 जुलाई 2015 को INM शिलोंग में एक लेक्चर के बाद इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और इनके योगदान, इनकी छवि, इनके किए गए कार्य भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं वो खास 5 बातें हैं जो इनके जीवन से हम सीख सकते हैं। पहला है ड्रीम बिग। एक छोटे से परिवार में पैदा होकर भी इन्होंने हमेशा अपने जीवन में बड़े सपने देखे हैं। दूसरा है सिंप्लिसिटी। APJ अब्दुल कलाम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। एक बहुत उच्चतम पद तक पहुंचने के बाद भी हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। तीसरा है काइंडनेस एंड हम्बल। वो बहुत ही सरल स्वभाव के दयालु इंसान थे, हमेशा दूसरों के लिए हित में काम करते थे और बहुत ईजी तरीके से लोगों से कनेक्ट हो जाते थे अपनी हम्बलनेस के थ्रू। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ द फेलियर एंड द मूव ऑन। मिसाइल मिशन में इन्होंने बहुत बार फेल हुए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, परंतु उन्होंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और देश के हित में कार्य किया। पांचवा है एक विजनरी। वो एक विजनरी इंसान थे। वे हर मिसाइल मिशन के थ्रू आगे के विज़न के बारे में सोचते थे। वे आने वाले भारत की क्षमताओं को और उनमें होने वाली आवश्यकता की टेक्नोलॉजी में वो बहुत बड़ी अपना ही उनका एक विज़न था, जिसको उन्होंने अपनी किताब इंडिया 2020 में बखूबी समझाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।